Dear students, you are welcome in my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan. Today I am discussing the lesson We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Gordon Cook and Alan East, and this is video lecture 5 of 5. कुल मिला के 5 वीडियो लेक्चर इस लेसन पे बने हैं और ये 11th क्लास का लेसन है। तो जो भी बच्चे 11th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल डिस्कशन होगी। तो जो भी स्टूडेंट्स अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं इस लेसन पे या कमेंट देना चाहते हैं, दे कैन राइट इन द चैट बॉक्स। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेट मी बिगिन द लेसन नाउ। द नरेटर वाज नाउ डिटर्मिन्ड टू कम आउट एज ए विनर आउट ऑफ द डिफ़िकल्टीज़। जो नरेटर थे, अब वो जो भी डिफ़िकल्टीज़ का सामना उन्होंने किया अब तक या कर रहे थे, तो उन डिफ़िकल्टीज़ में से वो एक विनर के रूप में निकलना चाहते थे, विनर बन के बाहर आना चाहते थे। देयरफॉर ही डिटर्मिन्ड टू कम आउट एज ए विनर। इन सभी मुश्किलों में से वो डिटर्मिन कर लिया उन्होंने। डिटर्मिन करना होता है दृढ़ निश्चय करना, एक विनर के रूप में निकल के बाहर आना। सो ही चेक्ड एंड रीचेक्ड हिज कैलकुलेशंस। तो उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस को चेक किया, जो भी उनकी कैलकुलेशंस थी उन्हें बार बार चेक किया, रीचेक किया, दोबारा देखा। द मेन कंपस हैड बीन लॉस्ट। जो मुख्य कंपस थी उनकी वो खो चुकी थी। एंड नाउ he had been using a spare one that was not connected for magnetic variations। और अब वो एक स्पेयर कंपस थी उनके पास, उसको यूज़ कर रहे थे। और ये कंपस जो स्पेयर वाली थी मैग्नेटिक वेरिएशंस के लिए कनेक्टेड नहीं थी। मैग्नेटिक वेरिएशंस उनको चेक करने के लिए कनेक्टेड नहीं थी। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन समटाइम्स कॉल्ड मैग्नेटिक वेरिएशन। तो मैग्नेटिक वेरिएशन कहते हैं इसे। डिक्लाइन आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड हर जगह होता है, तो समुद्र में तो बहुत होता होगा। मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो उसमें डिक्लिनेशन मींस फॉल आ रहा था, कम हो रहा था वो। तो जो भी उसमें वेरिएशंस आती है मैग्नेटिक फील्ड में, उसको जांचने के लिए कंपास इतनी काबिल नहीं थी। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन समटाइम्स कॉल्ड मैग्नेटिक वेरिएशन इज़ द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ। जैसे चुंबकीय सुई होती है तो वो एक नॉर्थ को दिखा रही थी, शार्प नॉर्थ। ये मान लो नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये घूमती है, दिशा ज्ञान देती रहती है। तो एंगल जो बनता है बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ, मतलब ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये चुंबकीय सुई जो नॉर्थ बना रही है, एंड ट्रू नॉर्थ। और एक ट्रू नॉर्थ होता है, सपोज करो ट्रू नॉर्थ ये है, तो इसमें जो एंगल बनता है दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक एंगल। मैग्नेटिक वेरिएशन आप उसको कह सकते हो। डिक्लिनेशन इज़ पॉजिटिव ईस्ट ऑफ ट्रू नॉर्थ एंड नेगेटिव वेन वेस्ट। तो जो डिक्लिनेशन अब दिखाई दे रहा था वो पॉजिटिव ईस्ट था, मतलब ईस्ट नॉर्थ ये है तो ईस्ट राइट साइड पे, इस साइड पे होती है, तो वो पॉजिटिव ईस्ट था। और एंड नेगेटिव वेन वेस्ट, तो नेगेटिव वेस्ट इस साइड पे था डब्ल्यू, और ये ईस्ट है। कहने का मतलब ये है कि कंपास जो मेन वाली थी वो काम नहीं कर रही थी, तो हो गई थी, मतलब सेकंड कंपास थी इन पे स्पेयर वन, वो इतना बढ़िया काम नहीं कर रही थी जिसे उन्हें अच्छी तरह से दिशा ज्ञान हो सके। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन चेंजेस ओवर टाइम विद लोकेशन। और जैसे जैसे लोकेशन बदलती तो मैग्नेटिक वेरिएशन बदलता, जो डिक्लिनेशन होता उसमें वो एंगल बदलते। As the compass points with local magnetic fields, a declination value is needed to obtain true north। और जैसे जैसे लोकल मैग्नेटिक फील्ड्स में डिक्लिनेशन हो जाता तो जो ट्रू नॉर्थ है उसको जानने के लिए वैल्यू ऑब्टेन करना ज़रूरी था। दोबारा पढ़ते हैं। एज द कंपास पॉइंट्स विद लोकल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कंपास लोकल मैग्नेटिक फील्ड्स की तरफ इशारा करती तो डिक्लिनेशन वैल्यू इज नीडेड। तो ट्रू नॉर्थ जानने के लिए उन्हें डिक्लिनेशन वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी था, जो उन्हें मिल नहीं रही थी। He had to find out another way out। तो उन्हें अब दूसरा वे आउट ढूंढना पड़ा, दूसरा रास्ता देखना पड़ा। He studied the influence of the westerly currents that flow through that part of the Indian Ocean। तो उनको क्या करना पड़ा, जो वेस्टर्ली करंट्स आती हैं, लहरें आती हैं, जैसे सपोज करो इंडिया
का क्षेत्र ये है, यहाँ पे ये श्रीलंका वगैरह, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ से चले रहे तो इधर चल रहे तो लहरें इस साइड को जाती हैं। वेस्टर्न करंट्स का फ्लो देख के वो कुछ अंदाज़ा लगाना चाह रहे थे थ्रू दैट पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। तो वेस्टर्न करंट्स को स्टडी करके उसका प्रभाव देख के वो कुछ जानना चाह रहे थे। ही वेंट ऑन डेक एट अबाउट 2 PM। 2 बजे के करीब वो डेक पे गए, जहाज के ऊपरी हिस्से में जो बोट थी उनकी, जो प्लेन पार्ट था उसका, उस पे गए वो 2 बजे। एंड टोल्ड लैरी टू स्टीयर द व्हील ऑन द कोर्स। और लैरी को कहा कि तुम व्हील को स्टीयर करो, जो भी रास्ता अब बाकी है उसमें व्हील को स्टीयर तुम करोगे ऑन द कोर्स। कोर्स मीन्स रूट। और कितने डिग्री पे? 185 डिग्री पे। एंड ही होप टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM। और पूरी स्टडी करके उन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया था कि वो 5 बजे शाम तक किसी न किसी आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। देन ही वेंट बिलो। फिर वो नीचे गए। क्लाइम्ड ऑन हिज बंक। और अपने जो बंक, जो एक शेल्फ टाइप बना रखा था, बेड था उस पे उनका, उस पे बैठ के जाके तो टिपिकली 1 of 2 or more arranged one on top of the other। तो जैसे ये दीवार है तो ये स्लीपर्स टाइप होते हैं, यहाँ हैंगिंग कह लो इनको, या बने हुए थे वुडन। तो एक के ऊपर एक था बना हुआ, तो उस पे वो यहाँ पे टॉप पे बैठ गए जाके आराम करने के लिए। और डोज्ड ऑफ मतलब ऊँघने लगे या सो गए। डोज करना थोड़ा ऊँघना होता है, वैसे सो गए वो। ही वोक अप एट 6 PM। और जागे तो 6 बज चुके थे, 6 बजे जागे। एंड इट वॉज ग्रोविंग डार्क। और अंधेरा बढ़ रहा था। ही वॉज अफ्रेड दैट दे वुड हैव लेफ्ट द आइलैंड बिहाइंड। अब उन्हें डर था, अंदाज़ा कुछ ये था कि लेट हो चुके हैं, तो डर कहीं ये था कि आइलैंड पीछे छोड़ आए वो। 5 बजे के आसपास अंदाज़ा था उनका कि 5 बजे हम पहुंच जाएंगे। बट ही वॉज थिंकिंग दैट ही हैड गॉट लेट। सो गया था इसलिए लेट हो गए। बिहाइंड ड्यू टू द स्पीड एट विच द बोट वॉज मूविंग। जिस स्पीड पे बोट चल रही थी तो उस अंदाजे से उन्हें 5 बजे पहुंच जाना चाहिए था, और 6 बज चुके थे। उन्हें लगा कि आइलैंड पीछे रह गया। एज ही वॉज लॉस्ट इन हिज थॉट्स। जैसे वो अपने विचारों में खोए हुए थे, हिज सन जॉनथन अपीयर्ड ऑन हिज बंक। तो उनका बेटा ऊपर आया, बंक पे आया। शी वॉज बिहाइंड हिम। और बेटी उनकी पीछे थी। ही सेड, और कहा उसने, कैन आई हैव ए हग? क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ? वाई आई एम गेटिंग ए हग नाउ? आस्क्ड द नरेटर। नरेटर कहते हैं कि मुझे हग इस वक्त क्यों मिल रही है? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड। क्योंकि आप तमाम दुनिया में सबसे अच्छे डैडी हो। एंड द बेस्ट कैप्टन, और बहुत अच्छे कैप्टन भी हो, सर्वश्रेष्ठ कैप्टन भी हो। जॉनथन रिप्लाइड, नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड। नरेटर को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो अपने मिशन में कामयाब हो गए, किसी आइलैंड पे पहुंच गए हैं, नहीं, बल्कि उन्हें डर था कि वो तो आइलैंड तो उनसे पीछे रह गया कहीं, क्योंकि वो सो गए थे, कहीं लेट हो गए थे वो। तो फिर सू कहती है, वाई यू मस्ट बी, सेड सू इन ए सीरियस वॉइस। और सू ने बहुत ही सीरियसली कहा कि यस यू मस्ट हग, आपको हग करना पड़ेगा। यू फाउंड द आइलैंड, क्योंकि आपने आइलैंड को ढूंढ लिया है। और वो एकदम चिल्लाए, व्हाट? क्या? इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस। दे स्पोक इन ए कोर्स। दोनों एक इकट्ठे बोले। कोर्स में बोलना होता है, समूह गान को कोर्स कहते हैं, परंतु यहाँ इकट्ठे एकदम बोले। वो देखो सामने, एज बिग एज ए बैटलशिप, जैसे बैटलशिप होते इतना बड़ा आइलैंड है वो। ही क्वाइटली वेंट अप ऑन द डेक। नरेटर चुपचाप डेक के ऊपर गए। एंड गेज्ड विद रिलीफ, और राहत के साथ एक टक देखते रहे। गेज करना होता है एक टक देखना। ओनली डार्क पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक। अंधेरा बढ़ गया था इसलिए वो रॉक वोल्केनिक रॉक की तरह लग रहा था अंधेरे में। एंड वेरी लेस वेजिटेशन ऑन इट। वेजिटेशन बहुत कम थी, हरियाली नहीं थी उस पे, पेड़ पौधे नहीं नजर आ रहे थे। इट ऑल्सो सीम टू हिम द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। और नरेटर को वह आइलैंड दुनिया में सबसे सुंदर आइलैंड लगा। दे एंकर्ड नियर द शोर टू पास द नाइट। और अब उन्होंने किनारे पे अपनी किश्ती को एंकर किया, मतलब लंगर नीचे डाल दिया, वो जो वेट होता है, बोझ होता है, ताकि किश्ती एक जगह पे ठहरी रहे। तो एंकर नीचे गिरा दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग होगी तो देखेंगे, अंधेरा हो चुका था। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग द इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट होते हैं द पीपल हु लिव्ड देयर, जो लोग वहाँ रह रहे थे, बासिंदे वहाँ के, वो आए ऑफ दैट आइलैंड हु वर 28 इन नंबर।
28 थे वो कुल मिला के। वेलकम देम ऑन द शोर, उन सब ने उनका किनारे पे वेलकम किया। शोर समुद्री किनारा होता है, उस पे उनका स्वागत किया। ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी टू सेट फुट ऑन द अर्थ सरफेस, और नरेटर अत्यधिक खुश था। एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ही अधिक खुश था जब उसने धरती की सतह पे अपना पैर रखा। मतलब आइलैंड, इतने घंटों के पश्चात उन्हें आइलैंड मिला। हालांकि उनकी किश्ती टूट चुकी थी, बहुत खराब हालत में थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो सरवाइव कर पाएंगे अपनी किश्ती के बलबूते पे। तो धरती पे जब उन्होंने पैर रखा तो बहुत ही खुश थे। He thought of Mary who had stayed at the wheel during those crucial hours. अब उन्हें मैरी का ध्यान आया, अपनी पत्नी का ध्यान आया, जिन्होंने उनका साथ दिया था और व्हील पे वो मुश्किल की घड़ी में, क्रूशल होता है एक क्राइसिस में, उनका साथ दिया था। कई घंटों तक उन्होंने व्हील को स्टीयर किया था। He also thought of his 7-year-old daughter, अपनी 7 वर्षीय बेटी के बारे में भी सोचा उन्होंने। Who didn't worry about her injury, जिन्होंने अपनी इंजरी का, अपने जख्म जो उनके माथे पे, सिर पे हो गया था, चोट लगी थी, जिसकी वजह से उनका मुंह सूज गया था, काफ़ी स्वेलिंग हो गई थी, और उस बेटी ने कोई चिंता नहीं की थी उस स्वेलिंग की। That was later on operated upon to get a recurring blood clot बिटवीन द स्किन एंड द स्कल। स्कल और स्किन के बीच में क्लॉटिंग बन गई थी, तो उसको क्लियर करने के लिए बार बार ऑपरेशन किए गए। रेकरिंग, बार बार अकर होने वाला। तो लेटर उनका ऑपरेशन हुआ बेटी का। He also thought of the boy of 6 years, अपने बेटे का भी ध्यान आया जो 6 साल का हुआ। was not afraid to die, जो मरने से डरता नहीं था अगर सारे इकट्ठे रहे परिवार वाले। यहाँ लेसन ख़त्म हो जाता है और एक्सप्रेशंस हैं कुछ, वो देख लेते हैं क्या क्या है। होनिंग अवर सी फेयरिंग स्किल्स, तो होन करना होता है शार्पन करना। दिस एक्सप्रेशन रेफर्स टू द प्रैक्टिस दैट द नरेटर मेड टू शार्पन देयर स्किल्स विच आर नीडेड ऑन बोर्ड। दीज में इंक्लूड हाउ टू हैंडल द बोट, और किश्ती पे चलने से पहले उन्होंने इन सारी सी फेयरिंग स्किल्स की प्रैक्टिस की थी। इनमें क्या हो सकता है, बोट को हैंडल करना खतरे के समय, हाउ टू स्टीयर द व्हील, हाउ टू एक्ट क्विकली एट द टाइम ऑफ एनी एक्सीडेंट इन द सी। ओमिनस साइलेंस वर्ड, ये फ्रेज कह लो आप, 2 वर्ड हैं तो फ्रेज बन जाती, तो इसका भी इस्तेमाल हुआ यहाँ पे। व्हेन देयर इज साइलेंस इन द सी देयर इज ऑलवेज ए डेंजर ऑफ स्टॉर्म और गेल। समुद्र में जब भी साइलेंस होती है तो किसी स्टॉर्म का, तूफान का, गेल, स्ट्रॉन्ग विंड होती है, उसका खतरा होता है। सन्नाटे के बाद तूफान आता है। एट दैट टाइम देयर वाज नो डिस्टर्बेंस इन द सी वाटर, और बीच में साइलेंस ऐसी हुई थी जब तूफान आया था। द विंड हैड स्टॉप्ड ऑल ऑफ ए सडन, हवा अचानक ही बंद हो गई थी। सो द नरेटर कॉल्ड इट ओमिनस, तो नरेटर ने उसे ओमिनस कहा था। ओमिनस जो समथिंग बैड दैट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून, जिसका अंदेशा हो जाए कि कुछ बुरा होने वाला है, देन वी यूज ओमिनस। और आने वाली घटना जो बुरी हो उसको ओमिनस कहते हैं। एक फ्रेज और यूज हुई है, मेडे कॉल। द वर्ड मेडे वाज इन्वेंटेड इन 1923 बाय फ्रेडरिक स्टैनले। फ्रेडरिक स्टैनले के द्वारा ये फ्रेज इन्वेंट हुई थी 1923 में। इट रिफर्स टू द डिस्ट्रेस सिग्नल सेंट बाय द रेडियो और अदर वेज बाय द सेलर्स इन द सी व्हेन दे वर फेसिंग डेंजर टू देयर लाइफ। तो समुद्र में, समुद्री जहाज के ऊपर या फिर किश्ती में जो सेलर्स होते हैं, जब भी वो रेडियो के माध्यम से या किसी और तरीके से SOS सिग्नल देते हैं, खतरे की घंटी बजाते हैं, एक किस्म से खतरे के समय में वो कोई ना कोई चिन्ह देते रहते हैं अपने तरीके से। रेडियो सिग्नल्स भी हो सकते हैं, तो इनको मेडे कॉल्स कहते हैं। और फिर वर्ड आया था पिन प्रिक्स इन द वास्ट सी ओशन, पूरी फ्रेज थी। दिस फ्रेज एक्सप्रेसेस द सर्च फॉर 2 स्मॉल आइलैंड्स इन द वास्ट ओशन। बहुत बड़े ओशन में छोटे छोटे डॉट्स जैसे ये आइलैंड्स की तलाश करना, इसलिए पिन प्रिक्स का। ए टाउजल्ड हेड का मतलब क्या है? दिस रेफर्स टू हेयर विच वर इन डिसऑर्डर। जब बाल, सिर पे बाल जो होते हैं डिसऑर्डर में हो, कंघी ना की गई हो, उलझे हुए से हो, तो टाउजल्ड इन्हें कहेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे दिस चैप्टर 2 of the book Hornbill, that is meant for the students of class 11, is over now. I hope you must have enjoyed the explanation of each line of this text. So
I hope you will subscribe to my channel also and join in my live class. Tomorrow I shall take up another lesson of any class, maybe of 12th class or maybe of any BA class or any topic on grammar. I shall take up tomorrow. So live class will be there every day, almost every day. लगभग प्रत्येक दिन ये लाइव क्लास मैं कंटिन्यू रखूँगा जब तक ये हॉलीडेज़ चल रही हैं बच्चों की, उनको फ़ायदा होगा। टाइमिंग अगर आप चाहो तो कमेंट में दे सकते हो कि अप्रोप्रिएट आपके लिए क्या टाइम है जब आप फ्री होते हो। लेट मी एंड अप दिस स्ट्रीम नाउ। अब मैं इस स्ट्रीम को एंड अप करता हूँ।